नमस्कार दर्शक मित्रों, थिंक लाइन के आज के नए संस्करण में आपका फिर से स्वागत है। जैसे आप देख रहे हैं, आज हमारे साथ हमारे व्यूअर्स के लिए एक नए गेस्ट है, मगर काफी लोगों ने इनको काफी राष्ट्रीय चैनलों के ऊपर देखा। जनरल सुधाकर जी जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट है, और जब मैं जनरल बोल रहा हूं तो आपको समझ में तो ये आ ही गया होगा, वास्ट मिलिट्री एक्सपीरियंस। तो आज हम बात करेंगे मोदी पुतिन शिखर मंत्रणा की। And what are the basic takeaways, the big takeaways for Bharat and for Russia? How does it affect people? And more than that, there is a meltdown scene in the West. Zelensky comes up and says something, which should not be repeated anywhere. That is the type of reactions it is evoking in the world. हम स्वागत करते हैं जनरल सुधाकर जी का हमारे छोटे से चैनल के ऊपर। हमारा नेशनल चैनल जैसा बड़ा रीच नहीं है, मगर फिर भी काफी लोग देखते हैं और काफी सराहते भी है। और दर्शक मित्रों, आपको मैं पहले से बता दूं, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट्स आपके भेजना। आई विल सर्टनली नीड दिस फीडबैक फ्रॉम यू। सुधाकर जी, हम शुरू करते हैं जनरल साहब विद द बेसिक टेकअवेज। आज तो मोदी जी ऑस्ट्रिया में है, वहां भी कुछ रेगुलर हो रहा है, हर जगह पे मोदी मोदी के नारे। व्हाट इज हैपनिंग सर, एंड व्हाई दिस रशिया विजिट? नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद देता हूं, बधाई भी देता हूं। और आपको भी मैं बहुत सारे चैनल्स में देखा हूं, और जिस किस्म की एक मैनेजमेंट में कहते हैं कनेक्ट एक ऑडियंस के साथ होता है, आपके साथ एक अनोखा किस्म का कनेक्ट। एंड द वे यू आर्टिकुलेट सम एंड सब्सटेंस, फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ आप जो आर्टिकुलेट करते हैं, बहुत ही सराहनीय है। एंड मैं आपको तो मेरा शुभकामनाएं देता हूं कि आप आगे की तरह चढ़िया कलाद इसी तरह चलते रहिए और देश की सेवा करते रहिए। जहां तक आपकी सवाल है, टेकअवेज विल बी ब्रीफ। आई एम अवेयर ऑफ द टाइम बाउंड थिंग्स, इट विल बी अ मिक्स ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश। यस, अगर आपकी इजाजत yes, yes. We speak only in English, not English or Hindi. English. ओके, थैंक यू। इसके अलावा मैं एक और चीज को थोड़ा सा अंडरस्कोर करना चाहता हूं कि आपने मुझे काबिल समझा और आपके बहुत ही एक एमिनेंट चैनल, यूट्यूब चैनल में इनवाइट किया। इसके लिए आई एम एक्चुअली हम्बल्ड। मैं अपने आप को इतना काबिल नहीं समझता हूं, बट जितना आप मेरे को तारीफ किए उसके लायक मैं नहीं हूं। बहुत धन्यवाद उसके लिए। कोशिश करूंगा आपकी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल करने के लिए। मेरे विचार के मुताबिक इसी ओपन मीडिया में चंद एक चीजें हाईलाइट हुए हैं टेकअवेज के बारे में। चंद एक टेकअवेज ओपन मीडिया में आया नहीं है। जरूरी नहीं है कि इस किस्म के समिट के मीटिंग में जो कुछ चर्चा होता है वन ऑन वन एंड इन प्रेजेंस ऑफ द मीडिया, ये जरूरी नहीं है कि हर चीज मीडिया में आएगा। चंद एक चीजें क्लासिफाइड होते हैं। मेरे सोच विचार से मैं डील किया हूं इस सब्जेक्ट, प्लस कह देता हूं, कहना भी नहीं चाहिए, मैं ट्रैक टू डायलॉग में हूं स्ट्रेटेजिक नेबरहुड के साथ। शायद आपको पता चल गया होगा। Yes. एक नहीं, काफी देशों के साथ सो घूमते रहता हूं, आधे चीज कहा नहीं जाता है। तो सबसे पहला चीज मेरे सोच विचार के मुताबिक जो एक टेकअवे है, वो है आज के दिन में हिंदुस्तान और रशिया के बीच में एक स्क्यूड ट्रेड बैलेंस चल रहा है। इट इज इकोनॉमिक प्रीडोमिनेंट। द फर्स्ट टेकअवे इज द इकोनॉमिक इशू। ये स्क्यूड बैलेंस को एड्रेस करने के लिए चंद एक फैसला लिया गया है। एक ऐसा पहलू है कि जो भी टारगेट आज है, आज के दिन में 65.7 बिलियन डॉलर की बायलैटरल ट्रेड है रशिया और इंडिया के बीच में, इसको ये 2030 तक 1000 बिलियन डॉलर पहुंचना चाहते हैं। लेकिन इसी के साथ जुड़ा हुआ है चंद एक चीजें, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया एक्सपोर्ट करता है करीब करीब 4 बिलियन डॉलर, इंपोर्ट करता है करीब करीब 62 बिलियन डॉलर। ये सारे ऑयल एंड गैस की वजह से ये चढ़ गया है, या एनर्जी रिलेटेड आइटम्स, जैसे कोल आ रहा है थ्रू नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, चिपेस्ट कोल, स्टील मेकिंग कोल। Yes. इसके साथ ये क्या है कि ये जो स्क्यूड ट्रेड
इम्बैलेंस चल रहा है अभी आज के दिन में, अगर ये बैलेंस आउट नहीं होगा तो एक हिंदुस्तान के लिए एक लूज लूज सिचुएशन हो जाएगा। तो इसके लिए उन्होंने फ्लैग किया है कि समय आ गया है रुपी और रूबल का जो डीलिंग है इसका कुछ स्ट्रीमलाइन किया जाए। रशिया के पास खूब सारे रुपीज हैं, उनको पता नहीं है कैसे उसको यूज करें। तो एक सुझाव के तौर पे प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक रखा है, जो कि पुतिन साहब राजी हुए हैं, वह है कि रशियन कंपनी जो आज के दिन में आने लगे हैं हिंदुस्तान के अंदर, वो यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। और साथ ही इंडिया का जो एक्सपोर्ट का मात्रा है, जो क्वांटम है, इसको किसी भी तरह बढ़ाना है। ये सबसे पहला है, ये जो मुद्दा मैं हाईलाइट करना चाहता हूं। दूसरी बात इसके साथ और भी जुड़े हुए हैं, लेकिन समय कम होने के नाते मैं सारे पहलू, करीब करीब 32 पॉइंट है मेरा रिसर्च के मुताबिक, सारे पॉइंट है, बट मुख्य पॉइंट जो है यही है। दूसरा पॉइंट इसी के साथ जुड़ा हुआ है, हिंदुस्तान और रशिया के रिश्ते के साथ जुड़ा हुआ है कि हमारे 30 से 40 नौजवान लड़के जो हैं, समाव कैसे वो गए हैं, क्यों गए हैं, किसका इजाजत है, सरकार की तरफ से कोई इस तरफ पहलू नहीं था, वो जाके रशियन आर्मी में मिलके यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई करता हुआ रिपोर्ट आया है। इसमें कुछ हमारे नौजवान लड़कों का देहांत भी हुई है, शहीद हुए हैं उधर विदेश में जाके। तो इनकी छुड़ावा, रिपैट्रिएशन जल्दी से जल्दी किस तरह हो सकता है, इसके ये एक पहलू उन्होंने रखा है सामने। और रिमार्केबल रिस्पॉन्स, पुतिन साहब एक स्टेट्समैन टाइप, मेरे काफी हद तक मैं सोचता हूँ कि ये बहुत ही एकदम सोल्जरली टाइप रिप्लाई देते हैं। उन्होंने विदाउट एनी आर्गुमेंट उन्होंने पूरा एक्सेप्ट किया कि ये तो सरकारी पॉलिसी नहीं है रशिया का, लेकिन अगर आप कह रहे हैं इसको गहराई में हम जाएंगे, जहां जहां पे हैं उनको इकट्ठा करके भारत को हम तुरंत वापस करेंगे। मैं यहीं पे कह देना चाहता हूं कि 2022 को जब लड़ाई शुरू हुई रशिया का इन्वेजन के टाइम में, हमारे काफी सारे स्टूडेंट्स फंस गए थे कारगिल भूमि के रास्ते से। ये मैं अगेन डील किया हूं, उसका कॉरिडोर बना के दोनों देश को सीज फायर करा के, ये पहली बार विश्व की 21st सेंचुरी नहीं, बिल्कुल मैं कहूंगा ग्लोबल हिस्ट्री में, मिलिट्री हिस्ट्री में, ये पहली बार दोनों स्टेक होल्डर राइवल पार्टी को शांति सीज फायर करके अपने बच्चों को सही सलामत वापस लाया गया है। ये प्रधानमंत्री का एक टेलीफोन कॉल। ये क्या जाहिर करता है, ये बाद में चर्चा करेंगे। ये जो हमारे बच्चे हैं इनको सही सलामत जल्दी से जल्दी वापस लाना निहायत आवश्यक है। तीसरा चीज मैं प्रायोरिटी वाइज मेरे मन के अंदर जो है, तीसरा चीज, आज हिंदुस्तान के नॉर्दर्न बॉर्डर में एक एक्सटेंडेड स्टैंड ऑफ चल रहा है। आप सबको पता है गलवान इंसिडेंट हुई कब, जून 2020 को, कोविड पैंडेमिक के टाइम में चाइना ने शुरू किया था कोविड पैंडेमिक, जो कि कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। तब से लेके अभी तक मीडिया कहता है कि सिर्फ 50,000 हमारे तरफ, 50,000 चाइना के तरफ ईस्टर्न लद्दाख में डिप्लॉयड है। मैं कह रहा हूं 50,000 नहीं, 60,000 प्लस। अगर 60,000 उसके तरफ है तो करीब 110 किलोमीटर दूरी पे एक कैंटोनमेंट वो बनाया है, लिविंग हैबिटेट बनाया है 1,20,000 मिलिट्री पॉपुलेशन के लिए लिविंग हैबिटेट बनाया है। अगर 60,000 है तो 1,20,000 क्यों बनाया है? इसका मीनिंग ये है कि उसका भी, जैसे भारत का रीबैलेंसिंग हुई है, इसको एक्सटेंडेड स्टैंड ऑफ ट्रिगर किया था चाइना, उसकी रेस्पॉन्स ने भारत अपना फोर्सेस को रीबैलेंस करके, रीऑर्गेनाइज करके, रीडिप्लॉय किया है। तो इसी तरह उसके भी है, उसका 13 आर्मी ग्रुप्स है, वो दूसरा चैप्टर है। हर आर्मी ग्रुप के पास कितने ब्रिगेड्स होते हैं, क्या है, वो अलग से, अगर आप ठीक समझेंगे, अलग एक सेपरेट आप यूट्यूब प्रोग्राम कर सकते हैं। और ज्यादातर उसका ईस्टर्न फ्लैंक में है, लेकिन ये एक्सटेंडेड स्टैंड ऑफ की वजह से थोड़ा बहुत ज्यादा मात्रा में आगे है। प्लस सबको पता होगा कि 628 बॉर्डर विलेजेस बनाया है चाइना ने। हर बॉर्डर विलेज में हैंड चाइनीज को भेजा है, ऑप्टिकल फाइबर है, रिन्यूएबल एनर्जी है, ऑयल पाइपलाइन बिछी हुई है, कनेक्टिविटी इंप्रूव हो गया है। और उनको उसके साथ एक न्यू बॉर्डर लॉ को उसने लेजिस्लेट किया है, जिसके मुताबिक जमीन क्यों ना उनके पास ना हो, लेकिन जिसको वो क्लेम करते हैं, आने वाले समय में धीरे धीरे बाय सलामी स्लाइसिंग उसको वो कब्जे करते जाएंगे और लीगली उसको अपना ही दर्शाते जाएंगे। बॉर्डर अकॉर्डिंगली बाद में होगा।
तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हमारा S-400 जो एयर डिफेंस मिसाइल है, आप सबको पता होगा 38,000 करोड़ रुपीस का है, $5.35 बिलियन, और उसका जितना आना चाहिए था, 2 बैटरी आ चुके हैं, 2 आए नहीं है, डिले हो गया, करीब करीब 1.5-2 साल हो गए डिले। ये हमारा डिफेंस प्रिपेयर्डनेस के ऊपर काफी बुरा असर डालता है, ये जरूर उन्होंने जिक्र किया है, और ये एक इंपॉर्टेंट टेक अवे है। इसी के साथ जुड़ा हुआ है, लोग कहते हैं, मैं काफी हद तक मानता हूं, काफी हद तक मेरा एक डिफरेंट व्यू है, ये वेस्टर्न प्रेशर के नीचे आके हम हड़बड़ी में, हमारा जो डिपेंडेंसी रशिया के साथ है, ये 60 से स्टार्ट हुआ है। तो 60 से आप 40 प्लस 24 साल, इस ये 64 साल का जो डिपेंडेंसी है, अचानक आप उसको हड़बड़ी में कम करके 36% नहीं कर सकते हैं। 36% कम होने का कारण, ये जो टाइम ब्लॉक अगर आप देखते हैं 2009 से 2013, जब आप कंपेयर करते हैं स्टैटिस्टिक्स, डिपेंडेंसी स्टैटिस्टिक्स विथ 2019 टू 2023, आप गूगल करके चेक भी कर सकते हैं, ये 2009 और 13 के बीच में एवरेज डिपेंडेंसी ऑन रशिया फॉर मिलिट्री हार्डवेयर वाज 76%। पहले से 85% हुआ करता था, ये 76%, इससे ज्यादातर ज्यादा मात्रा है एयरफोर्स का, उसके बाद नेवी का आता है, उसके बाद आर्मी का कॉम्पोनेंट। यही चीज को इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट किया गया है, ये जब एक्सटेंडेड स्टैंड अप शुरू हुई, पर्टिकुलरली 2019 और 23 के बीच में, मतलब आप जून 2020 और 23 के बीच में बहुत सारे स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट हमने फ्रांस से लिया है, इजराइल से लिए है, यूएसए से लिए है, जिसके वजह से वो 76% हैज कम डाउन टू 36% इन रेस्पेक्ट ऑफ रशिया। फ्रांस के साथ बढ़ के हो गया 33%, अमेरिका का है 13%, और इजराइल का है 9%। इसी तरह छुटपुट है 2-3% इधर बुल्गारिया एंड अदर प्लेसेस है। बट कहना यह चाह रहा हूं, ये मेरा विचार है, हमारा जो फाउंडेशन है, मिलिट्री हार्डवेयर के फाउंडेशन इज रशिया सेंट्रिक, और ये इतना जल्दी डिपेंडेंसी कम होने वाला नहीं है। स्पेयर पार्ट्स, जो सप्लाई चेन रिप्लेनिशमेंट है, ये काफी डिसरप्शन हो रखा है पेंडेमिक की वजह से, रूसो यूक्रेन लड़ाई की वजह से, अभी उसके बाद हमास और जो इजराइल का चल रहा है उसके वजह से भी हो रहा है। तो इसलिए ये एक मुद्दा उन्होंने रखा है कि भाई इसकी कैसे रेगुलर सप्लाई हो सकता है, सस्टेनेबल सप्लाई हो सकता है, इसके ऊपर आप गौर करिए। साथ ही जो जो स्पेयर पार्ट्स जॉइंटली हम प्रोड्यूस कर सकते हैं हिंदुस्तान में, वो किया जाए, और जो जो हिस्से, जो जो स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट, मान लीजिए स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, अभी हिंदुस्तान एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट बना रहा है, हिंदुस्तान का अपग्रेडेड वर्जन ब्रह्मोस, वो भी अपग्रेडेड वर्जन हो रहा है, हिंदुस्तान एक हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहा है, ठीक है ना। सो ये रशिया का जो मदद है, नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड, आज के दिन में विश्व में कोई देश है ही नहीं कोई स्ट्रिंग बिना अटैच करके कोई मदद करे, ये रशिया की तरफ से कमिटमेंट है। इसी के साथ एक और इंपॉर्टेंट टेक अवे जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूं, कि उन्होंने, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने एनर्जी सिक्योरिटी का उन्होंने धन्यवाद दिया है जरूर, और यह भी कहा है कि रशिया की मदद की वजह से ना केवल हिंदुस्तान को फायदा हुआ है, इन्फ्लेशन कंट्रोल आया है, बल्कि उसको रिफाइन करके एक फ्रेश प्रोडक्ट बना के रिफाइंड ऑयल, ये बाकियों को भी बहुत फायदा हुआ है। इसी के साथ एक इनडायरेक्टली और डायरेक्टली एक पॉइंट को इन्होंने कन्वे किए हैं कि हमारा जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी फॉरेन पॉलिसी है, ये बरकरार रहेगा अभी और आने वाले समय में, बड़ा क्लियरली उन्होंने बोला। और ये भी धन्यवाद बोला है कि आपके फर्टिलाइजर अगर नहीं होता तो हिंदुस्तान के जो कृषक है, हमारे जो फार्मर्स हैं, वो इतने जोर जबरदस्त तरीके से फार्मिंग या एग्रीकल्चर को भी ध्यान नहीं दे सकते। और एक टेक अवे मैं यहीं पे कहना चाहता हूं कि गाजा का जो लड़ाई चल रही है, इसमें बहुत नुकसान हो रहा है, इसका सीज फायर होना निहायती आवश्यक है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस किसी भी तरह उधर जाना चाहिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज है, मैं खुद अंदाज नहीं लगा रहा था एक्चुअली स्पीकिंग, पर्सनली स्पीकिंग, मैं एक स्टूडेंट हूं जियो पॉलिटिक्स का, डिफेंस और स्ट्रेटेजी, मेरे विचार के मुताबिक भारत को ये जो ब्रोकरिंग पीस बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया को करना नहीं चाहिए। लेकिन कुदरती हो सकता है वेस्टर्न प्रेशर, या हो सकता है कि ये बैलेंसिंग एक्ट एक हिंदुस्तान के तरफ से किया जा रहा है, क्योंकि आज के दिन में ये जो
कोल्ड वॉर 2.0 जिसको कहते हैं 21st सेंचुरी में, ये यूनिपोलर वर्ल्ड नहीं रहा, ये डिक्लाइनिंग सुपर पावर के स्टेटस में आज के डेट में मल्टीपोलैरिटी फैलते जा रही है। मल्टीपोलैरिटी या पॉलीसेंट्रिक वर्ल्ड, इसका मीनिंग ये है अमेरिका जैसे बराबर नहीं हो सकते हैं, लेकिन कंपटीशन चल रहा है। चाइना एक पोल है, रशिया एक पोल है, इसी तरह ईरान और सऊदी अरेबिया अपने आप को पोल समझते हैं। अफ्रीकन सब कॉन्टिनेंट या कॉन्टिनेंट वाली ये भी एक किस्म का यूनिट बन के एक पोल बनने की कोशिश कर रहा है। तो ये इसमें भारत का जो पोजीशन है, ये ऐसा एक स्ट्रेटेजिक ज्योग्राफिक जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से, नंबर 2, एक बूमिंग इकोनॉमी, पूरे विश्व में इसका रेट ऑफ ग्रोथ की बराबर कोई देश नहीं है, जहां पे 8.2 रेट ऑफ जीडीपी का प्रोग्रेस चल रहा है आज के दिन में। और ये पेंडेमिक के बाद कोई भी देश में नहीं है इकोनॉमिक रिसेशन, चाहे वो एक्सेप्ट करे ना करे। जर्मनी को छोड़ के ऑफिशियली कोई डिक्लेयर नहीं किया, जर्मनी बोला कि हमारा ऑफिशियल रिसेशन चल रहा है। तो ऐसा स्थिति में भारत एक गोल्डन और स्वीट स्पॉट बन के उभर रहा है। और G20 सक्सेसफुल कंडक्ट होने के बाद एक नया नजरिया भारत के बारे में जगह जगह, अभी मैं यूएसए से आ रहा हूं, काफी सारे उनके प्रोविंसेस को विजिट करके इंडियन डायस्पोरा से मिलकर आया हूं मैं। सबके मन में यही है कि ये जो नया भारत है, ये एक रिसर्जेंट भारत है, एक सेल्फ कॉन्फिडेंट भारत। We have not heard or seen a resurgent and newly confident India like this ever post-independence. This is for the first time India is a force to be reckoned with strategic autonomy, with a vision, and with a cultural torch-bearing philosophy of Vasudhaiva Kutumbakam. वासुदेव कुटुंबकम, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम विश्व गुरु हैं, बट हम ये कह रहे हैं हम विश्व मित्र हैं। सो देयरफॉर द मैसेज विच इज गोइंग आउट इज दैट आज के दिन में हिंदुस्तान केवल एक ही देश है जो आप एससीओ ग्रुपिंग में मिलेगा, जो ब्रिक्स में मिलेगा, जो आपको बिम्स्टेक तो लीड रोल प्ले करता है, शायद तो गया डिफंक्ट हो गया है। इसी तरह बीबीआईएन का ग्रुपिंग में मिलेगा, आरआईसी रशिया इंडिया चाइना जो है इसमें मिलेगा आपको, और बहुत सारे ग्रुपिंग, और साथ ही I2U2 एंड बड़ा सबसे बड़ा जो रशिया और चाइना पसंद नहीं करते हैं वो है क्वाड। क्वाड में मेंबर होने का सिर्फ एक ही देश है जो पूर्व और पश्चिम को जोड़ने का काबिलियत रखता है और नॉर्थ एंड साउथ को लिंक करने का काबिलियत रखता है। दैट इज व्हाई नरेंद्र मोदी इज अ फिगर टू बी रेकन्ड विद, respected not only inside the country but outside all over the world। कोई देश नहीं है सिवा मैं कहूंगा चाइना को छोड़ के, शायद एक आधा और हो गया, नॉर्थ कोरिया एंड क्यूबा, जिसके साथ हमारा अच्छा रिलेशनशिप नहीं। तो इसी बैकग्राउंड के साथ ये एक पहलू सबके मन में आता है, क्या हिंदुस्तान सही काम कर रहा है पुशिंग फॉर पीस बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया। कल ही मेरा ये हुआ था, न्यूज एक्स में मैंने बताया था, मेरा पर्सनल विचार है नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर कुदरती इस तरफ आ रहा है, पुश कर रहे हैं, लेट इट गो द वे इट इज अनफोल्डिंग। इट इज अ वेलकम डेवलपमेंट फॉर इंडिया टू प्रूव इट्स लीडरशिप बिफोर द वर्ल्ड, to bring peace and harmony. As today the world is hungry of only one thing, that is peace and stability. It is hungry for livelihood. It is hungry for employment. It is hungry for some kind of a quality of life. People have been actually, the families have broken, they have got disunited, and there is no identity of a cultural society in the places where the avoidable conflicts are taking place. So therefore, this is the important takeaway कि you cannot bring peace in the battlefield. You have to talk, you have to negotiate through the process of diplomacy and dialogue. This is a very important takeaway at the global level. So by and by, हिमांशु साहब, Yes. मैं हमारा नेशनल एस्पेक्ट को बोला हूं, मैंने कुछ ग्लोबल एस्पेक्ट को टच किया। एक रीजनल एस्पेक्ट है जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूं, वो है, ये आया नहीं है ओपन मीडिया में, मेरा अंदाज है कहीं ना कहीं ये जरूर विचार किया, क्योंकि एससीओ का जो मेंबरशिप है अभी बढ़ के 10 हो गया है, बेलारूस है ज्वाइन, इसी तरह आने वाले समय में बढ़ती जा रही है, ब्रिक्स का भी मेंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। हिंदुस्तान बैलेंसिंग एक्ट करते हुए रशिया के साथ जरूर ये पुतिन साहब के साथ बात हुआ होगा कि पहली बात तो आप सीज फायर करिए तुरंत,
यूक्रेन का, क्योंकि बच्चे जब मरते हैं इट इज नॉट एक्सेप्टेबल, वेदर इट इज वेस्टर्न मैसेज और इंडियन मैसेज, दिस इज अ मैसेज फॉर द फ्रॉम द ह्यूमैनिटी, आई थिंक इट्स अ राइट मूव। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हिंदुस्तान और रशिया के बीच में हमारा ये जो डीपर देन ओशन एंड हायर देन एवरेस्ट, ये जो ऑल वेदर फ्रेंडशिप है, ये इसको बरकरार नहीं बल्कि उसको फॉर्मिडेबल बनाना निहायत आवश्यक है। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए देयर आर 9 एग्रीमेंट्स व्हिच हैव बीन साइंड। यस 9 agreements, very important agreements. So energy, these agreements are related to defense, they are related to energy, they are related to security. एक चीज इसमें जो आया नहीं है ओपन मीडिया में, आई एम एक्चुअली होपिंग कि ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर उन्होंने दिए हैं, इट इज द ओनली कंट्री एक्सटर्नल रिसोर्सेज जो हमें विदाउट एनी स्ट्रिंग्स अटैच्ड हमारा न्यूक्लियर क्लीन एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए रिएक्टर्स देने लायक एक देश है, डिपेंडेबल है। Right from independence, they have been supporting us. Now 2030 का सबको मालूम होगा 550 गीगावाट तक हमें अचीव करना है। यस 450 अगर वो अचीव 450 अगर वो अचीव करना है, we have to switch. Today we have 70 to 73% dependency on coal energy generated from coal. So from coal we have to switch to such kind of mediums and platforms which will keep the environment clean and it will reduce our carbon footprint. This is, I think it should have been discussed, but more than this is the technology. Technology transfer is a very, very important thing which has to be, because अमेरिका के साथ एग्रीमेंट तो हो गया, कॉमकासा हो गया, बेका हो गया, लेमोआ हो गया, आपका इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल टेक्नोलॉजी भी हो गया है। बेका इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट, बिकॉज उन्होंने नाटो देशों को भी नहीं दिया है। बेका की वजह से यू विल गेट जियोस्पेशियल एक्यूरेट डाटा with which your standoff missiles can go and hit the target with precision. Yes. ये आज के दिन में अमेरिका और इजराइल के पास है, बाकी देशों के पास इतना नहीं है आज के दिन, मेरे अंडरस्टैंडिंग के बाद। एंड इसी वातावरण के साथ एक चीज जो डिस्कशन नहीं हो रही है वो है, जैसा रशिया इज वेरी ऑफ इंडिया मूविंग टुवर्ड्स द कैंप ऑफ यूएसए और द वेस्टर्न अलायंस, इसी तरह इंडिया इज कंसर्न कि कहीं रशिया इज नॉट गोइंग इन फॉर डीप एम्ब्रेस विद चाइना। यस चाइना इज आवर परमानेंट एनिमी। तो उसको कैसे आप अरेस्ट कर सकते हैं, इसके लिए एंगेज करके रखना रशिया के साथ निहायत आवश्यक है। कहीं ना कहीं ये साइलेंटली या वन ऑन वन कहीं डिस्कशन हुआ होगा और ये चीज मीडिया में ज्यादा आना ठीक नहीं है। और मैं यहीं पे हमारा दर्शकों को कह देना चाहता हूं कि जब भी पर्टिकुलरली जिन जिनपिंग जब से प्रेसिडेंट बने हैं, उनका डेंग जियाओपिंग का फिलोसॉफी कि बाइट टाइम, पुट योर हेड डाउन, कीप वर्किंग फॉर द इकोनॉमी एंड लेट द इकोनॉमी डेवलप, वो 2013 से ये फिलोसॉफी चेंज होके उन्होंने कर दिया है एग्रेसिव प्रोजेक्शन ऑफ पावर। 2013 को ही देप्संग में सबसे पहले उनका इंट्रोडक्शन हुआ था, काफी प्रोलॉन्ग्ड एक्सटेंडेड बातचीत के बाद फिर जाके उन्होंने पुल बैक किया। वही देप्संग बल जहां पे आज बैठे हैं। 2014 को उन्होंने वो डेमचोक में वही जगह आए थे जहां पे अभी बैठे हुए हैं, ये दो जगह रुका हुआ है। तो 2013 को मैं कह सकता हूं, 14 को भी काफी हद कह सकता हूं, जब जब चाइना को मजबूर करके पुल बैक करने की हम सफलता हासिल किए हैं, इन दोज इवेंचुअलिटीज सीक्रेटली या ओपनली और बाय सम मेथड वी हैव ऑलवेज सॉट रशियाज हेल्प। अगर ये जो गए हैं समिट में, कहीं ना कहीं क्वाइटली अगर इनके आपस में डिस्कशन, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि कोई डिस्कशन हुआ होगा। इट्स टाइम हैज कम, चाइना मस्ट अंडरस्टैंड, यू नो, डिस्काउंटिंग द प्रोटोकॉल्स एंड एग्रीमेंट। ये रशिया के साथ भी हुआ है बाय द वे। हमारे व्यूअर्स को आई वुड लाइक टू टेल, रशिया का एक देयर इज अ आइलैंड, इट इज कॉल्ड बोल्शोई आइलैंड, उसूरी नदी के बीच में दोनों देश के बीच में एग्रीमेंट हुआ था 1994 में। उनका एग्रीमेंट के मुताबिक 50% रशिया का, 50% और चाइना। 2004 को रेटिफाई हुआ। ये होने के बाद ये 1-1.5 महीना पहले या 15 दिन पहले जो कार्टोग्राफिक वॉरफेयर किया था, रीनेमिंग ऑफ प्लेसेस इन अरुणाचल प्रदेश, साउथ तिब्बत जो कहते हैं, इसी के साथ उन्होंने कार्टोग्राफिक मैप निकाल दिया। मैप के मुताबिक पूरा आइलैंड दिखा रहा है चाइना का है। ये भी तो एक प्रोटोकॉल के अगेंस्ट में जा रहे हैं। तो ऐसा चीजें इरिटेट ये रशिया के मन में है। इसी तरह सेंट्रल एशियन रिपब्लिक में वो जो 5 देश हैं, 4 देश हैं, 4 देश
ये once upon a time they used to be the underbelly and parcel of USSR. आज भी उनका कल्चरल लिंकेजेस है, एथनिक डिवाइड नहीं है, एथनिक यूनिटी है. आज भी they are dependent on Russia for many things. Migrant laborers are plenty in Moscow. So they keep sending the remittances, plus the energy security. जो झुकाव पहले यूएसएसआर या रशिया के साथ पहले था, आज के दिन में वो झुकाव बीआरआई प्रोजेक्ट बोलिए या पंपिंग इन ऑफ एक्स्ट्रा मनी बाय चाइना, इनकी झुकाव चाइना की तरफ होने लगा है. तो ये एक जबरदस्त एक इरिटेंट है. सो रशिया नो मैटर दिखावा के लिए हो सकता है, इट इज अ ट्रांजैक्शनल काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप विद चाइना as per my opinion, but there are very serious irritants which are prevailing in the mind of Putin. He is very mindful. और ये जो हाईएस्ट अवार्ड उन्होंने दिए हैं नरेंद्र मोदी साहब को, ये 2017 इफ आई रिमेंबर उन्होंने जिन जिनपिंग को दिया था, और 2019 को ये अनाउंस किया हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए. साहब जा नहीं पाए, कोविड एंड अदर थिंग्स दैट हैपेंड. तो अभी जो ये है इसमें एक क्लियर कट मैसेज दिया जा रहा है कि don't think Chinese president, please be mindful of the fact that India is as important or rather more important than China. Yes. इससे एक मैसेजिंग जा रहा है. प्लस बहुत सारे छोट चीजें हुए होंगे. व्लादिवोस्टोक के बारे में हम बात नहीं करेंगे, दैट इज अ सेपरेट चैप्टर ऑल टुगेदर. वी हैव इन्वेस्टेड, गिवन ग्रांट इन एड और समथिंग अबाउट $1 billion. India is pumping in money. We are talking about maritime security also. इंडो-पैसिफिक मैरीटाइम सिक्योरिटी बिटवीन व्लादिवोस्टोक टू चेन्नई, ये जो कॉरिडोर हमने चुना है, कंप्लीट मैरीटाइम ट्रैफिक जो शिपमेंट है, इट हैज टू पास थ्रू साउथ चाइना सी, और तो कोई रास्ता ही नहीं है. 55% ऑफ इंडियन ट्रेड इज गोइंग थ्रू साउथ चाइना सी टू पैसिफिक एंड टुवर्ड्स रशिया एंड जापान. टोटल हमारा 90-95% ट्रेड इज बाय सी. आउट ऑफ 90-95%, 55% is towards this side, 40-45% is towards the Suez Canal side. तो अगर ये हालत है, I am very sure it is not in open media. This is also a takeaway how to make this secure and stable. He may be against Quad, but we should be mindful of the fact that Vietnam में, why did he go to Vietnam in recent past? He went to Vietnam just to remind the world that I also have partners. Plus वियतनाम में उनके 6 सबमरीन्स दिए हुए हैं, प्लस उनको सस्टेन्ड एक सप्लाई एंड मिलिट्री हार्डवेयर दिया जा रहा है. सो ये भी इन अ वे रशिया इज नॉट वेरी कंफर्टेबल अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन द साउथ चाइना सी. फिलीपींस के साथ जो भी कुछ हो रहा है, आज फिलीपींस के प्रेसिडेंट आमने सामने पूरा अप फ्रंट, ही इज एक्चुअली प्रोटेस्टिंग, ही इज गोइंग बोल्ड अगेंस्ट the president of China. Yes. All these things, sum total, I have tried to summarize the thing, and if I missed out anything, you are most welcome to kindly. Yes, sir. I want to discuss a little, because today now we have about 10 minutes. What I want to discuss is, see, we call ourselves Vishwabandhu. We are neither enemies of West nor the enemies of Russians, but still there is a heavy meltdown in West. Why is it so? Why is it so that our bonhomie with Russians gives Bernal to the Western media? Why is that happening? Okay, fine, very good. हिमांशु जी, आप तो बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है, आप बहुत गहराई में जो सवाल के पीछे आपको आंसर मालूम है. एनीवे, लेट मी ट्राई टू रिस्पॉन्ड टू योर क्वेश्चन. अ वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन यू आस्किंग. ओके, मेरा जो पर्सपेक्टिव है इस तरफ, मैं पूरा वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स को इस तरह समझ रहा हूं कि आज के दिन में जो भी आर्किटेक्चर है इन रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, इट इज बेस्ड ऑन द फंडामेंटल पैराडाइम ऑफ ट्रांस अटलांटिक रिलेशनशिप. Yes. अब ट्रांस अटलांटिक कह रहा हूं हमारे व्यूअर्स के लिए, आप तो यूर सुपर इंटेलेक्चुअल, यू विल अंडरस्टैंड. आई एम टॉकिंग अबाउट अमेरिका एंड कनाडा टू द west of Atlantic, and to the east of Atlantic, the European Union, UK. And you can add, Turkey is a member of a European Union. You can add. So, देखा गया है कि इन वर्ल्ड कोल्ड वॉर 1.0 में धीरे धीरे इट वाज अ बाइपोलर वर्ल्ड, बट बाय द एंड ऑफ say 1991, when Soviet Union got disintegrated, USA always assumed that it is going to be
ड्राइविंग द एंटायर वर्ल्ड पीस एंड द जियोपॉलिटिक्स, बट वो हुआ नहीं। although it was trying to assert itself in form of, जैसे सर्बिया में एरियल अटैक किया 1999 में, हाँ Yes. यूएन में सिक्योरिटी काउंसिल यू विल बे मी आउट, रशिया और चाइना परमानेंट 5 में से ये दोनों ऑब्जेक्ट करते रहे कि यू कैनॉट गो इन फॉर इन्वेजन लाइक दिस इन सर्बिया, एंड इट लास्टेड फॉर 79 और 82 डेज, ब्लैटेंट डिफाइंस। इसी तरह इराक की बात करिए, और हम टेररिज्म, काउंटर टेररिज्म के बारे में डॉक्यूमेंट 1996 को दिए थे कि लेट द ग्लोबल ऑर्डर डिसाइड द कॉमन फ्रेजियोलॉजी और द टर्मिनोलॉजी। अभी तक कुछ हुआ ही नहीं, जब तक 9/11 नहीं हुआ। 9/11 झटके के बाद वो सीधा आया अफगानिस्तान में। दे हैव स्प्रेड, अफगानिस्तान में आए ढूंढते हुए किसको, ओसामा बिन लादेन, हु वाज फाउंड इन पाकिस्तान लेटर। they suddenly they switched their priority, they move into Iraq, एंड वहां पे जाके दूसरे किस्म के लड़ाई में फंस जाते हैं उधर, ठीक है नहीं। सो ये जो सिचुएशन एक ये होता है, एंड फाइनली 2011 को ओसामा बिन लादेन इज न्यूट्रलाइज्ड। बट द फैक्ट आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग आउट इज कि 20th सेंचुरी में द ग्लोबल ऑर्डर वाज ड्रिवन बाय जियोपॉलिटिक्स, इन 21st सेंचुरी द ग्लोबल ऑर्डर इज बीइंग ड्रिवन बाय जियो इकोनॉमिक्स। क्यों हुआ ये? Yes. अर्ली या मिड 70s से आप देखेंगे, जस्ट टू कीप देयर एनवायरमेंट and quality of life superior, environment clean and quality of life superior, they wanted to give the dirty work, outsource the dirty work of manufacturing to China. They did not realize, instead of making China dependent on them, they gradually Became dependent on China. तो आज का जो वे ऑफ लाइफ इन अमेरिका है, इट इज चाइना, इफ इट स्टॉप सप्लाइंग अ सेफ्टी पिन, द वे ऑफ लाइफ इन अमेरिका विल बी इंपैक्टेड एडवर्सली। सो ये जो आउटसोर्सिंग हुआ है चाइना को धीरे 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 धीरे, बिकॉज बाय वर्च्यू ऑफ इकोनॉमी, आप मान के चलिए हिंदुस्तान का 1991 में 260 बिलियन का जीडीपी था, चाइना का था 320, ऑल्दो एट सम प्लेसेस यू से 343, इट वाज 320 बिलियन। एंड बाय 2007 जब हमारा मुश्किल से रोध होके हमारा 1 ट्रिलियन हो रहा है, तो उनका पहुंचता है 7 ट्रिलियन, सॉरी 3 पॉइंट समथिंग 7 ट्रिलियन, एंड बाय 2014 हमारा 2 ट्रिलियन होता है, उनका 14 ट्रिलियन हो जाता है, एंड 2019 को हमारा 2.74 ट्रिलियन, उनका बढ़ के पहुंच जाता है 16 या 17 ट्रिलियन। देखिए द स्पीड एट विच द इकोनॉमी हैज गॉट एक्सेलरेटेड, दे हैव मैनेज्ड टू lift 872 million people from below the poverty line in 30 years of economic boom. 872 million, not a small number. So इससे हुआ क्या है कि उनका डिपेंडेंसी has gone up on China enormously, because of which there is a gross imbalance in the geopolitics. China has started showing eyes. आप देखिए high grade scientific technological innovations, 43 items. There is an independent global body which has carried out a scrutiny, and they have assessed that out of 43 products or items, China is leading in 37. Yes. So that also indicates the technological powers. So this booming economy which China has got, because of which the comprehensive national power has significantly jumped. But at the same time, what has happened is there is a shift. जो सवाल आप पूछ रहे हैं, there is a shift because of geoeconomics. There is a shift in the weightage of global order from the Western alliance to the Asian alliance. Alliance नहीं, Asia, I would say. Another example I would like to give, 1995 में, we have 2-3 minutes time, I think 5 minutes. 1995 में ये जो लीडिंग नेशंस आप बोलते हैं ना, G7 का अगर आप जीडीपी जोड़ देते हैं 1995 में, एज पर द पीपीपी, परचेसिंग पावर पैरिटी के मुताबिक, it was approximately 42% of the global GDP. At that point in time, BRICS hadn't come into being, but BRICS के जो नेशन को जोड़ेंगे, it comes to 16, approximately 16% as per the PPP. Come 15 years later, the GDP of the G7 reduces from 43-42%, comes down to 36. And the BRICS वाले जो नेशन है, it goes up from 16 to 26%. Look at the jump by 2010. And by 2015, another significant statistics takes place. That 32% comes down, G7 ka, it comes down to 26%.
और ये जो ब्रिक्स वाले हैं, it is already touching 32. If you add up these 5 nations which have joined BRICS now and look ahead, you will find the following thing. Today, the top 5 nations, there was a time when top 10 nations in the world of the GDP, as per the GDP, they all belong to the Western alliances. But today, you take top 5. In the top 5, you have China, number 1, Japan. followed by USA, followed by India, followed by Russia, and Japan. So out of 5 countries, there are 4 countries who belong to Asia. So this is the Asia century. Because of the drift or the shift in economic focus, geopolitics has given way to geoeconomics. China is not intending to wage a war against any country by kinetic means. This is my study and analysis. It is waging a war by economic means, because as on today, China is the only country in the world which has got trade surplus virtually with all countries in the world. Yes. So it is by economic means. You take your mind back to late 70s. Same thing happened in Cold War 1.0. At that point in time, there are America and the Western Europe put together, they had a dominance of almost about 71% of the global economy. So Yes. similar thing is taking place now, because of which the question which you have asked, therefore it is not actually going down too well. And most dangerous thing happening is, if Russia, China and India, somehow or the other, if they gel together, if they come together, this is going to be a great unifying threat before the Western level. This could possibly be a big irritant before the West. That's why it's not going down too well. That is why they are not coming out openly, because of many factors which we'll discuss separately. Now you are actually coming to an end of our. So, दर्शक मित्रों, आज आपने सुना key takeaways. What are the important takeaways? Not what you read, not what you see, but in between the lines, और बंद दरवाजों के बीच में जो चर्चा हुई ना, उसकी बात सुनिए। और जनरल सुधाकर जी ने बहुत स्पष्ट रूप से सरल भाषा में समझाया है। तो मेरा आपसे निवेदन है, आई एक्सपेक्ट सम कमेंट्स फ्रॉम, आपके कमेंट्स में उन तक भी पहुंचाऊंगा। मैं डिस्क्रिप्शन में आपके पास, अगर इफ यू वांट टू हेल्प अस, वी हैव द डिस्क्रिप्शन में आपको सब दिया गया है। प्लीज गो देयर एंड डू सो, एंड विल सी टू दैट Sudhakar ji becomes our regular guest, so that you can get insight of, geoeconomics linked to differences. And that is a very big subject. दर्शक मित्रों, आज के लिए इतना ही। जाने से पहले हम जनरल सुधाकर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए, और साथ में आपसे भी गुजारिश है, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Thank you very much. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you, Himanshu ji. बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you so much.